हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्न इजी। दोस्तों, इस वीडियो के साथ हम शुरू कर रहे हैं अपनी सीरीज क्रैक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन 60 डेज। इस श्रृंखला में हम 60 दिनों तक रेगुलर रूप से इसी टाइम पे आपको 60 वीडियोस प्रोवाइड करेंगे जो कि महत्वपूर्ण होंगे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए, जितने भी हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं उनके लिए इन सारे वीडियोस में बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक अंक कैसे अर्जित किए जाएं, उस सारे टॉप के जो क्वेश्चंस होंगे उन सबका संकलन किया जाएगा। आपको रेगुलर रूप से इसी टाइम पे पर डे, जैसे कि कल, परसों और इसके बाद रेगुलर रूप से आपको ये वीडियो 60 दिनों तक प्रोवाइड किया जाएगा। और हर वीडियो में सारे सब्जेक्ट्स के जो सवाल होंगे, जो भी मेन पॉइंट्स होंगे जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं या फिर बहुत ही बार आए हुए हैं और जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, उन सवालों का संकलन किया गया है। और ये हमारा डे 1 का लर्निंग है। ये हमारा पहला वीडियो है, डे 1 लर्निंग है। इसमें हम शुरुआत करेंगे सारे सब्जेक्ट्स की बेसिक्स की, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, भारतीय अर्थव्यवस्था हो, संविधान हो या फिर अन्य विविध जो प्रश्नोत्तरी होती है वो हो। तो इन सब के बेसिक्स से हम शुरुआत करेंगे और जैसे जैसे हमारी वीडियोस की श्रृंखला डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 ऐसे आगे बढ़ती जाएगी, उसमें हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको जरूर लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आपके साथी और जो हैं वो अधिक इससे लाभ उठा सकें और कम से कम समय में अच्छे अंक अर्जित कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं डे 1 लर्निंग का। और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए आप प्लेलिस्ट को, खासकर इस श्रृंखला की प्लेलिस्ट को मैं रिकमेंड करूंगा कि जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको इस श्रृंखला की जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत प्राप्त हो। तो इस वीडियो के लिंक में जाकर आप प्लेलिस्ट को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल को तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब ही करना है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। 60 दिनों के लिए आपको 60 दिनों में बहुत ही अच्छी नॉलेज गेन होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आइए शुरू करते हैं डे 1 लर्निंग की। और सबसे पहले बात करते हैं भारतीय इतिहास की। इतिहास से हम इसको शुरू करेंगे। तो पहला जो पॉइंट टू पॉइंट हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, चूंकि हमने इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था सारे के डिस्क्रिप्टिव वीडियोस प्रोवाइड कर रखे हैं, तो यहाँ पर हम उन सबका निचोड़ जो है ये बोल सकते हैं, तो वो हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट होगा, सारा कुछ संकलित होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन सा था? तो प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय 712 ईस्वी में पाई थी। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय कब पाई थी? अगर ये सवाल बनता है तो 712 ईस्वी में सिंध पर विजय मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा प्राप्त की गई। और जब सिंध पर विजय प्राप्त की मोहम्मद बिन कासिम ने, उस समय वहां का शासक दाहिर था। दाहिर सिंध का शासक था जब मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय हासिल की। अरब आक्रमणकारी बोलन दर्रे के रास्ते से भारत आए थे। अगर दर्रे की बात करते हैं तो अरब आक्रमणकारी कौन से दर्रे से भारत आए थे? तो अरब आक्रमणकारी बोलन दर्रे से भारत आए थे। आगे, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का उत्तराधिकारी था। जो महमूद गजनवी था वो किसका उत्तराधिकारी था? तो महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का उत्तराधिकारी था। महमूद गजनवी ने मुल्तान को 1006 ईस्वी में विजिट किया था। जो मुल्तान था वह कब विजिट किया गया महमूद गजनवी के द्वारा? तो मुल्तान 1006 ईस्वी में महमूद गजनवी ने विजिट किया। महमूद गजनवी ने कन्नौज को 1018 ईस्वी में विजिट किया। महमूद गजनवी के द्वारा कन्नौज कब जीता गया? 1018 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने यामीन उद दौला या यामीन उल मिल्लाह की उपाधि धारण की थी। तो ये सवाल यहाँ से बनता है कि महमूद गजनवी ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी, या फिर यामीन उद दौला या यामीन उल मिल्लाह की उपाधि किसने धारण की थी? तो महमूद गजनवी ने यामीन उद दौला अथवा यामीन उल मिल्लाह की उपाधि को
धारण किया था। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, सोमनाथ मंदिर नहीं लिखा हुआ है। तो महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया था वो 1025 पर किया था। महमूद गजनबी का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनबी ने अपना अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध किया था। और महमूद गजनबी का जो उद्देश्य था भारत पर आक्रमण का, वो मुख्य रूप से धन की प्राप्ति था। और दूसरा उद्देश्य की अगर बात करते हैं, धन की प्राप्ति के साथ साथ इस्लाम धर्म का प्रचार करना भी इसका द्वितीय उद्देश्य था। सेकेंडरी इसका जो एम था महमूद गजनबी का, वो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और धन की प्राप्ति इसका प्राइमरी एम था। महमूद गजनबी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। मूर्ति भंजक आक्रमणकारी क्या होता है? वह आक्रमणकारी जो मूर्तियों का खंडन करते हैं, लूटपाट करने के साथ साथ जो मूर्तियां होती हैं उनको तोड़ते हैं, तो वह आक्रमणकारी मूर्ति भंजक आक्रमणकारी कहलाते हैं। तो महमूद गजनबी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था, अर्थात इसने आक्रमण के साथ साथ लूट के साथ साथ बहुत सी मूर्तियों का खंडन किया। इसने बहुत सी मूर्तियों को तोड़ा। महमूद गजनबी की सेना में सेवंद राय और तिलक नाम के हिंदू भी शामिल थे और ये हिंदू उच्च पद पर आसीन थे। तो अगर सवाल बनता है कि महमूद गजनबी की सेना पर कौन से हिंदू उच्च पद पर आसीन थे, तो जो आसीन उच्च पद थे वो सेवंत राय और तिलक को प्राप्त थे। अलबरूनी महमूद गजनबी का दरबारी कवि था। अलबरूनी किसका दरबारी कवि था? तो ये महमूद गजनबी का, और इसने किताबुल हिंद नामक पुस्तक को लिखा था। अलबरूनी के द्वारा किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी गई। भारत में तुर्क राज्य की स्थापना मोहम्मद गोरी ने की। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारत में तुर्क राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो भारत में तुर्क राज्य की स्थापना मोहम्मद गोरी के द्वारा की गई। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी था। मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी का पूरा नाम था। भारत में मोहम्मद गौरी की प्रथम पराजय, पहली बार भारत में मोहम्मद गौरी कब हारा? गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय के द्वारा हारा। और ये जो हार हुई उसकी वो 1178 ईस्वी में हुई, जो आबू पर्वत के समीप हुई। तो मूलराज ने आबू पर्वत के समीप 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को पराजित किया। मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले जो आक्रमण किया भारत में, वो 1175 ईस्वी में आक्रमण मुल्तान पर किया। मुल्तान पर 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले आक्रमण किया था। 1185 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने सियालकोट को जीता और वापस चला गया। जो गजनी वापस चला गया मोहम्मद गौरी सियालकोट को जीतने के बाद। लेकिन बाद में 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी की, जिसमें हार हुई। और प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। दूसरा युद्ध तराइन का जो 1192 ईस्वी में हुआ, यह युद्ध भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही हुआ। लेकिन इसमें नतीजे इक्वली अपोजिट आए, बिल्कुल उल्टे आए। और इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई और पृथ्वीराज चौहान की हार के साथ साथ पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। 1193 ईस्वी में दिल्ली भारत में गौरी ने राज्य की राजधानी बनाई। मतलब दिल्ली को भारत में जो राजधानी थी उसको घोषित किया 1193 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ, जो कि जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। और इस युद्ध में 1194 के चंदावर युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई और जयचंद्र इसमें हारा। जीतने के बाद अपने जीते हुए प्रदेशों को, अपने विजित राज्यों को इसने अपने गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा और वापस गजनी चला गया। ऐबक ने अजमेर में संस्कृत विश्वविद्यालय को नष्ट करके उसके स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कराया। तो ये सवाल बनेगा यहाँ से कि 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण ऐबक ने किस इमारत को नष्ट करके करवाया था? तो ऐबक ने अजमेर के संस्कृत विश्वविद्यालय को नष्ट करके वहां पर 2.5 दिन के झोपड़ा या 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कराया। 1205 ईस्वी में गौरी फिर से भारत आया और इसका मुकाबला खोखरों से हुआ।
इसमें खोखरों को पराजित किया। खोखरों को 1205 ईस्वी में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में 1206 ईस्वी में दमयक नामक स्थान पर खोखरों ने हमला करके गोरी की हत्या कर दी। तो मोहम्मद गोरी की हत्या 1206 ईस्वी में खोखरों के द्वारा दमयक नामक स्थान पर की गई। गोरी का शव गजनी में दफनाया गया। गोरी का शव कहाँ दफनाया गया? गजनी में दफनाया गया। गोरी की मृत्यु के बाद उसके गुलाम सरदार कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की। तो गुलाम वंश की नींव कब पड़ी और किसके द्वारा पड़ी? मोहम्मद गोरी के जो गुलाम सरदार कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उन्होंने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की। आगे कुतुबुद्दीन ऐबक और इसके आगे की चर्चा हम अपने डे 2 की लर्निंग में कल करेंगे। उसके आगे विस्तृत रूप से हम डे वाइज बढ़ते जाएंगे, इतिहास को पूर्ण रूप से कंप्लीट करेंगे। अब बात करते हैं भूगोल की बेसिक्स की। भूगोल सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित विज्ञान का अध्ययन कॉस्मोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। जो ब्रह्मांड से संबंधित विज्ञान है उसका जो अध्ययन किया जाता है वो कॉस्मोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ब्लैक होल जो बहुत ही चर्चित शब्द है, ब्लैक होल का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका के भौतिक शास्त्री जॉन व्हीलर ने किया था। तो ब्लैक व्हीलर का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया? अमेरिका के भौतिक शास्त्री जॉन व्हीलर के द्वारा। पल्सर किसे कहते हैं? तो घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे जो विद्युत चुंबकीय तरंगे छोड़ते हैं पल्सर कहलाते हैं। या घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे जब विद्युत चुंबकीय तरंगे छोड़ते हैं तो वे पल्सर कहलाते हैं। जिन तारों का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से कम होता है वे तारे वामन तारे कहलाते हैं। वामन तारे क्या होते हैं? वे तारे जिनका प्रकाश कंपैरेटिवली कम होता है सूर्य के प्रकाश से, वे तारे वामन तारे कहलाते हैं। ब्रह्मांड के व्यास की बात करते हैं तो ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष से मीटर का संबंध हम आगे इसी वीडियो में करेंगे। हमारे ब्रह्मांड में करोड़ों मंदाकिनियां, जैसा कि सभी जानते हैं हमारे ब्रह्मांड में करोड़ों मंदाकिनियां, और प्रत्येक मंदाकिनी में जो तारों की संख्या है वो अरबों है। प्रत्येक मंदाकिनी में अरबों तारे स्थित हैं। हमारी पृथ्वी है जिसमें हम रहते हैं, यह जिस मंदाकिनी में स्थित है उसका नाम आकाश गंगा या मिल्की वे या दुग्ध मेखला है। तो हमारी मंदाकिनी, हमारी पृथ्वी की मंदाकिनी आकाश गंगा है। आकाश गंगा को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। तो आकाश गंगा को सबसे पहले किसके द्वारा देखा गया? गैलीलियो के द्वारा। हमारी आकाश गंगा के सबसे नजदीकी मंदाकिनी देवयानी मंदाकिनी है। आकाश गंगा के सबसे पास की मंदाकिनी देवयानी मंदाकिनी है। और सबसे नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी ड्वार्फ मंदाकिनी है। जो सबसे नवीनतम मंदाकिनी है वो ड्वार्फ मंदाकिनी है। सौर्य मंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। जैसा कि विदित है कि सौर्य मंडल का जो संपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है वो सूर्य है, और यह आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाता है। आकाश गंगा के चारों ओर घूमने में लगा समय ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। तो ब्रह्मांड वर्ष क्या है? वह समय जिसमें आकाश गंगा का एक चक्कर पूरा होता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। तो क्रोड किसे कहते हैं? सूर्य का जो केंद्रीय भाग होता है वह क्रोड कहलाता है। सूर्य की ऊर्जा जो कि असीमित है, जैसे कि वे चर्चा की कि सौर मंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, और सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन के माध्यम से सूर्य में असीमित ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। सूर्य से उत्सर्जित होने वाले हाइड्रोजन को प्रोमिन्सेस कहा जाता है। तो प्रोमिन्सेस क्या है? वह हाइड्रोजन जो सूर्य से उत्सर्जित होता है प्रोमिन्सेस कहलाता है। सूर्य ग्रहण के समय, जब सूर्य ग्रहण होता है उस समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट या कोरोना कहते हैं। सूर्य ग्रहण क्या होता है इसकी चर्चा हमने अपने भूगोल के पार्ट में की है और आगे भी इसमें करेंगे 60 डेज लर्निंग में। अगर सिंपल वे में बात करते हैं तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और सूर्य का दिखाई पड़ना,
कम हो जाता है तो उस समय सूर्य ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का दिखाई देने वाला भाग है उसको कोरोना या सूर्यकिरीट कहा जाता है। कोरोना में स्थित जो काली रेखाएं होती हैं उनको फ्राउनहोफर रेखाएं कहा जाता है। तो फ्राउनहोफर रेखाएं क्या है? फ्राउनहोफर रेखाएं वे रेखाएं हैं जो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग में काले काली रेखाएं दिखाई देती हैं। सूर्य किरीट से एक्स किरणों का उत्सर्जन होता है और सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नजदीकी जो तारा है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। और सूर्य के व्यास की अगर बात करते हैं तो 13,92,000 किलोमीटर सूर्य का व्यास है। कुल ग्रहों की संख्या जैसा कि पहले 9 थी, इसके बाद जब यम को हटा दिया गया, इसके बाद जो प्लूटो हटाया गया, उसके बाद कुल 8 ग्रह बचे हैं। उनमें से वर्गीकरण किया गया है आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रहों में। तो आंतरिक ग्रह 4 हैं जो बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी हैं। बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हैं। तो इस प्रकार ये 8 ग्रह हैं। शुक्र और अरुण के अलावा शेष सभी ग्रह की घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है। अब बात करते हैं विज्ञान की। सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश वर्ष की। तो एक प्रकाश वर्ष जो कि दूरी का मात्रक है, तो एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। जब हम प्रकाश वर्ष में मीटर से कन्वर्ट करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। एक पारसेक जो कि दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। या फिर अगर इसको मीटर में करेंगे तो 3.05 × 10⁻16 मीटर के बराबर एक पारसेक होता है। न्यूटन की पुस्तक का नाम प्रिंसिपिया है। प्रिंसिपिया न्यूटन के जो पुस्तक है उसका नाम है, जिसमें उन्होंने गतिविषयक नियमों की चर्चा की है। न्यूटन के जो गतिविषयक नियम है वो प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में उल्लेखित है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहलाता है। जैसा कि न्यूटन की गति का पहला नियम है कि कोई भी वस्तु तब तक स्थिर बनी रहेगी, अगर स्थिर अवस्था में है तो तब तक स्थिर बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बार बल नहीं लगाया जाएगा, या फिर वो गतिज अवस्था में है तो तब तक गतिज अवस्था में बनी रहेगी जब तक उसमें कोई बाबल लगाकर उसको रोका नहीं जाएगा। तो इस प्रकार ये पहला नियम जो है वो गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहलाता है। बाबल के अभाव में किसी वस्तु द्वारा विरामावस्था या गति की अवस्था को बनाए रखना जड़त्व कहलाता है। संवेग का SI मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। संवेग का SI मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। न्यूटन का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। न्यूटन का जो तृतीय नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है, जो कि तृतीय नियम है कि कोई भी क्रिया की बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मापन की पद्धतियां कौन कौन सी हैं? तो FPS फुट पाउंड सेकेंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड और SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये मुख्य मापन की पद्धतियां हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है ये यूज किया जाता है। रसायन विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो लोवासिये को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान क्या है? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल 1973 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बनाया गया। तो जो बंगाल के गवर्नर थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? जो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट था उसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई?
1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुई। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाहे छम्पे थे। पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 ईस्वी को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है, पारित हुआ। जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसको कहा जाता है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी को कहा जाता है। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा प्रथम विधि आयोग की स्थापना हुई। प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई? 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा प्रथम विधि आयोग की स्थापना हुई। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट में सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिताओं का आरंभ हुआ। तो सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिताओं का आरंभ कब हुआ? 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट में खुली जो प्रतियोगिताएं थी सिविल सेवा के लिए, उसका आरंभ हुआ। 1858 ईस्वी के अधिनियम में गवर्नर जनरल का जो पद नाम था वो बदलकर वायसराय कर दिया गया। तो वायसराय पद का सृजन कब हुआ? अगर ये सवाल आता है तो 1858 ईस्वी के अधिनियम में गवर्नर जनरल का जो पद था वो बदलकर वायसराय कर दिया गया। जब 1857 की क्रांति हुई उसके बाद जो शासन सत्ता थी जो सीधा इंग्लैंड की महारानी के हाथ में गई, उसके बाद जो गवर्नर जनरल था उसका पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। किसी प्रांत या प्रेसिडेंसी की सीमाओं का निर्धारण या उसमें बदलाव का अधिकार गवर्नर जनरल को 1865 ईस्वी के अधिनियम में दिया गया था। तो किसी भी प्रेसिडेंसी या प्रांत की सीमाओं का निर्धारण या उसमें बदलाव का अधिकार गवर्नर जनरल को कब दिया गया? तो 1865 ईस्वी के अधिनियम में प्रदान किया गया। 1876 ईस्वी का शाही उपाधि अधिनियम द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री जो थी वो घोषित किया गया। जो सम्राट थी, जो सम्राट होता है वैसे ही सम्राट जो थी वो भारत का घोषित किया गया 1857 की शाही उपाधि अधिनियम के द्वारा। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक किसको कहा जाता है? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। भारत में जो द्वैत प्रणाली की स्थापना हुई 1919 ईस्वी के भारत अधिनियम के द्वारा की गई। तो भारत में द्वैत प्रणाली की स्थापना कब हुई? 1919 के भारत अधिनियम के द्वारा। 1919 का अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहलाता है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम या फिर सुधार अधिनियम किसे कहते हैं? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम द्वारा भारत में महिलाओं को पहली बार वोट का अधिकार प्राप्त हुआ। तो मतलब 1919 में जो भारत सरकार का अधिनियम पारित हुआ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, उसमें सबसे पहले भारत में महिलाओं को वोट का अधिकार प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की। सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था को अल्प विकसित व विकासशील अर्थव्यवस्था दोनों माना जाता है। अल्प विकसित क्यों? क्योंकि ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था है ये विकसित देशों की अपेक्षा काफी पिछड़ी हुई है। और विकासशील क्यों? क्योंकि यह गरीबी के दुष्चक्र से बाहर आ चुकी है और रेगुलर रूप से आगे बढ़ रही है। तो इस प्रकार इसको अल्प विकसित व विकासशील दोनों अर्थव्यवस्थाएं कहा जाता है। विश्व बैंक ने अर्थव्यवस्था का प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आधार पर जो है वो निर्धारण करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रामीण एवं कृषि आधारित है। चूंकि लगभग जो 71% जो जनता है वो खेती से जुड़ी हुई है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, तो इस प्रकार ग्रामीण या कृषि आधारित अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था है। और देश का कुल रोजगार में लगभग 52% से अधिक रोजगार कृषि से प्राप्त होता है। कृषि का राष्ट्रीय आय में योगदान लगभग 18% है। भारतीय अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र व सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होने के कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो एक यहाँ सवाल बनता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र
व सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का अस्तित्व पाया जाता है। अर्थव्यवस्था के विकास के मापन के लिए 1990 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के द्वारा मानव विकास सूचकांक पेश किया गया था। तो मानव विकास सूचकांक 1990 में पेश किया गया UNDP के द्वारा। इसका श्रेय पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक को जाता है और बाद में इसको जो भारत के आत्महत्या सेन थे उन्होंने भी अधिग्रहित किया। अब बात करते हैं जीवन की भौतिक गुणवत्ता के लिए निम्न 3 सूचक मारिस ने पेश किए। कौन कौन से? जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और मौलिक साक्षरता, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोरालिटी रेट और बेसिक लिटरेसी। ये 3 सूचकांक मारिस के द्वारा पेश किए गए। अब बात करते हैं विविध प्रश्नोत्तरी की। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कला शैलियों की। तो सबसे पहले बात करेंगे गांधार शैली की। गांधार शैली क्या है? तो यह शैली जो गांधार शैली थी यह उत्तरी पश्चिम भारत में 1ली शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी के मध्य विकसित रही या चरम पर थी। तो गांधार शैली का मुख्य केंद्र उत्तर पश्चिमी भारत रहा जो 1ली शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी के मध्य चरम पर थी और इसकी मुख्य उत्पत्ति इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा हुई थी। जो गांधार शैली थी इसकी मुख्य उत्पत्ति इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा हुई और इस शैली का मुख्य संरक्षण वो शकों और कुषाण वंश के शासकों के द्वारा हुआ। और मुख्य रूप से अगर बात करते हैं तो कुषाण वंश में जो कनिष्क थे उनके द्वारा इसका मुख्य संरक्षण हुआ। महायान धर्म के निकट इसको यूनानी बौद्ध शैली भी कहा गया। अब बात करते हैं मथुरा शैली की। यह शैली मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के मथुरा से विकसित हुई जिसके कारण इसको मथुरा शैली कहा जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है मथुरा शैली यह उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के आसपास विकसित हुई। 2री शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी उत्पत्ति को माना जाता है। अगर कालक्रम की बात करते हैं तो 2री शताब्दी ईसा पूर्व इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इस शैली में चिट्टीदार लाल पत्थर का प्रयोग किया जाता था। मथुरा शैली में चिट्टीदार लाल पत्थरों का प्रयोग होता था और यह प्राचीन भारतीय परंपरा पर आधारित थी। जो मथुरा शैली थी यह प्राचीन भारतीय परंपरा पर केंद्रित थी। अब बात करते हैं अमरावती शैली की। अमरावती शैली क्या है? कृष्णा गोदावरी के निचले हिस्से में जो 2री शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था इस स्थान पर जिस शैली का विकास हुआ वह अमरावती शैली के नाम से जानी गई और सातवाहन शासकों के काल में यह शैली चरम पर पहुंची। आगे बात करते हैं पल्लव शैली की। इस शैली में एक ही पत्थर को काटकर मंदिर का निर्माण किया जाता था। पल्लव शैली की मुख्य विशेषता की अगर बात करते हैं तो इस शैली में एक ही पत्थर को काटकर मंदिर का निर्माण किया जाता था और इसका सबसे मुख्य उदाहरण महाबलीपुरम का मंदिर है। सो फ्रेंड्स, डे 1 की लर्निंग में हमने बात की बेसिक्स महत्वपूर्ण की और डे 2 की लर्निंग में हम इसी के आगे सारे सब्जेक्ट्स को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कल का वीडियो होगा डे 2 लर्निंग ठीक इसी समय पे। सो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए जरूर प्लेलिस्ट और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक करें। फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। वहां से आप अपनी जो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट है 1 क्लिक से भेज सकते हैं और साथ ही साथ अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप कुछ बदलाव चाहते हैं या फिर कुछ अन्य चीजें चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। आपके विचारों का स्वागत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।